अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का खुशामदीद है, वेलकम है, सुस्वागतम हमारे फ्लेवर सक्सेस सीरीज़ के पहले लेक्चर में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम टॉपर। तो जिस तरह से हमने कल आपसे वादा किया था कि सक्सेस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है और सक्सेस के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उन पे भी हम आपको हर हफ्ते एक लेक्चर देंगे। तो उसी सीरीज़ का ये पहला टॉपिक है हाउ टू बिकम टॉपर, और अपने वादे के मुताबिक हम आज आपके सामने हाजिर हैं। तो हर हफ्ते इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा सक्सेस के लिए, और आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे आपको ये लेक्चर से चाहिए। तो ये टॉपिक हमने आज इसलिए चूज़ किया है टॉपर वाला कि हमारे जो ग्रुप है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस टॉपिक से आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा, और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट में ये चीज़ें उनको समझा सकते हैं, जिससे उनको इनडायरेक्टली आप फ़ायदा करा सकते हैं। तो ये हाउ टू बिकम टॉपर का मकसद क्या है? हाउ टू बिकम टॉपर का ये मकसद नहीं कि हर आदमी टॉप कर जाए, हर आदमी पहला रैंक लेकर आए, ये पॉसिबल नहीं है। और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो क्योंकि अगर एक क्लास में 60 बच्चे तो एक ही आदमी टॉप करेगा, बाकी लोग उसके पीछे ही आएंगे। लेकिन आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए, आपकी जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए टॉप करने का। ये एम अगर आपका नहीं है तो फिर आपको पढ़ने का कोई मकसद भी नहीं आ रहा है, आप बस एक पास करने के लिए पढ़ रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज का जो एज है वो कंपटीशन का एज है। आगे चल के आप 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं 8वीं तक पढ़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन में क्या होता है कि एक स्पॉट होती है, उसके लिए 10 कैंडिडेट होते हैं, उसमें चुनाव एक ही का होगा। इसमें ये नहीं कि 10 में से 10 ने पास कर लिया, 60% लाना था, 50% लाना था, सब ने पास कर लिया। आपको 50% लाना मकसद नहीं होगा, आपका मकसद होगा कि अगर 10 लोग रेस में हैं तो 9 लोग आपसे पीछे आए। आपने कभी सोचा है कि जब रेस होती है तो अगर 10 या 15 या 20 जितने लोग भी दौड़ते हों, आप याद किसको रखते हैं? जो एक नंबर आता है आप सिर्फ उसको याद रखते हैं। आप कभी 2 नंबर वाले को याद रखते हो कि 2 नंबर कौन आया था? ना उसका कोई जिक्र होता है और ना कोई याद रखता है। तो आपको 2 नंबर आने के लिए कभी दौड़ना नहीं है। आपके जो कभी भी किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करो या किसी भी चीज़ में आपका मकसद जो भी हो, उसमें आप हमेशा पहला आने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा टॉपर बनने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये मैंने जो आज का टॉपिक लिया ये स्टडी के ताल्लुक से है कि हाउ टू बिकम टॉपर। तो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपर बनने के लिए पहले तक मैं एक बात बता दूं कि कामयाबी और कुर्बानी ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप कहीं पर भी कामयाबी का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कुर्बानी। बगैर कुर्बानी की कामयाबी नहीं होती है। देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस। सक्सेस और सेक्रीफाइस ये दोनों चीज़ एक साथ आती है। कामयाबी, कुर्बानी, या इंग्लिश में सक्सेस और सेक्रीफाइस, ये दोनों चीज़ एक ही साथ आती है। तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप बगैर सेक्रीफाइस दिए हुए सक्सेस पा सकते हैं, यानी बगैर कुर्बानी के आप कामयाब हो सकते हैं। तो जब भी आप कामयाबी पढ़ें तो कुर्बानी पढ़ें। जहाँ पे भी कामयाबी लिखा हो तो दिमाग में कुर्बानी आना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपने एक हॉलीवुड की मूवी है जो बहुत मशहूर है, टाइटैनिक। उसका जो हीरो था लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो हीरो बहुत पहले से हॉलीवुड में का है, 1995 से, जिसके आसपास टाइटैनिक आई थी। एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, और बहुत टॉप मोस्ट एक्टर है, लेकिन उसको कभी ऑस्कर का अवार्ड नहीं मिला। लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ी। 2016 में एक पिक्चर आई द रिवेनेंट, और उस पिक्चर के लिए उसको बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला। उस मूवी के लिए उसने तैयारी क्या की थी आपको पता है? उस मूवी में सीन ऐसे थे, पूरी मूवी एक ठंडे मौसम में फिल्माई गई थी। तो उस मूवी के कई सीन ऐसे थे जब उसको उस ठंडे मौसम में ठंडे पानी में से गुजर के जाना था। तो इस सीन की तैयारी के लिए उसने कई महीने तक अपने आप को ठंडे पानी में रखा। सख्त ठंडी के मौसम में वो बंदा ठंडे पानी में तैरता था। आपको अगर 2 मिनट के लिए नहाने को कहते हैं आजकल के मौसम में, ठंडे मौसम में, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन वो बंदे ने, जो हॉलीवुड का इतना बड़ा हीरो है जिसको सब चीज़ की आसानी मुहैया है, वो कभी भी गर्म पानी चाह सकता है, लेकिन उसने उस चीज़ को नहीं लिया। अपने आप को रोल के लिए तैयार करने के लिए उसने क्या कुर्बानी दी कि अपने आप को सख्त ठंडी के मौसम में, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 डिग्री के मौसम में, वो अपने आप को ठंडे पानी में तैरता था। जिससे वो जब एक्टिंग करने के लिए पिक्चर में उसने वाकई में वो चीज़ की, तो जो एक्सप्रेशन और जो सब थे उसके लिए वो तैयार था पहले से। तो ये होती है कुर्बानी, और उसकी कामयाबी क्या थी? ऑस्कर अवार्ड। तो जब तक आप कुर्बानी नहीं दोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि पहला टॉपर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट है कि जब आपका साल शुरू होता है तो आप क्या सोचते हो कि अभी तो पूरा साल पढ़ा है, आराम से पढ़ेंगे, 1 जनवरी से पढ़ेंगे, अगले मंडे से पढ़ेंगे, या संडे निकल जाने दो, या मेरे घर में एक शादी वो निकल जाने दो, या ये चीज़ हो जाने दो, उसके बाद पढ़ेंगे, 15 तारीख से पढ़ेंगे, एक नए हफ्ते से पढ़ेंगे, एक नए महीने से पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपका साल शुरू हुआ, आपको उस साल में कितना वर्कलोड है
उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट पहले दिन से करना है। यही फ़र्क है टॉपर में और एक आम बच्चे में। जो टॉपर होता है वो बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करता है, वो साल के पहले दिन से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। सबसे पहला काम, आपके पास जब तक ब्लू प्रिंट नहीं होगा ना किसी चीज़ का, आप वो चीज़ पे अमल कर ही नहीं पाओगे। आप रैंडमली उठाओगे, आज जोश है आपको पढ़ाई करने का, आप उठाए कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा क्योंकि आज मेरा बहुत मूड है, आज आपने 10 पेज पढ़ लिए। फिर क्या हो गए, कल सोचोगे यार कल ही तो 10 पेज पढ़े थे, तो आज अगर मैं ज़्यादा नहीं भी पढ़ता हूँ तो ठीक है, आज का दिन गया इस चक्कर में कि कल 10 पेज पढ़े थे। दूसरे दिन आपके थोड़ा सा हैंगओवर रहेगा कि कल आपने आराम किया, जब आप मूड नहीं हो रहा है तो फिर आप 2 पेज और पढ़ लोगे, तो आपको 3 दिन में क्या हो गए, 12 पेज हो गए। और जो टॉपर है वो पहले दिन भी 5 पेज पढ़ेगा, दूसरे दिन भी 5 पेज और तीसरे दिन भी 5 पेज, तो उसके 3 दिन में 15 हो गए। पहले दिन आप उसके डबल थे, पहले दिन उसने 5 पेज पढ़े तो आपने 10 पढ़े, लेकिन तीसरा दिन आते आते उसने आपको पीछे छोड़ दिया। ये है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, ये कंसिस्टेंसी आएगी टाइम मैनेजमेंट से। आपको पता है, आप जैसे पहले दिन बैठोगे, आपके पास कितनी किताब हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लो कि इस किताब में 100 पेज, इसमें 150 पेज, इसमें 200 पेज हैं, टोटल मेरे को साल भर में 450 या 500 पेज पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, बगैर रिवीजन के तो पढ़ना नहीं है, रिवीजन के साथ में पढ़ना है। तो 500 पेज को अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो वो हो गए 1000 पेज, 1000 पेज, ठीक है। और आप साल भर में निकाल दो 200 दिन, होते 365 दिन है, लेकिन एग्ज़ाम एकदम आखिरी दिन तो होता नहीं है, कुछ महीने पहले होता है, और आपका एडमिशन भी कुछ महीने लेट होता है, और फिर बीच में कुछ ना कुछ इंगेजमेंट ऐसी आती रहेंगी, वो चीज़ें नेचुरल हैं। आप ये मान ही नहीं सकते कि पूरे साल आपको कंटिन्यूस पढ़ना है। तो कुछ दिन आप ऐसे निकाल दो जब आपको पता है कि कुछ शादी रहेगी या कहीं जाना होगा या कोई दूसरा वर्क निकल आएगा, तो उस चीज़ को आप मैनेज कर लो कि उसके हिसाब से आपने 200 दिन ही रखे हैं पढ़ाई करने के। अब 200 दिन में आपको 1000 पेज पढ़ने हैं, यानी रोज़ 5 पेज पढ़ना है। तो इस चीज़ का पूरा टाइम टेबल बना लो कि किस तारीख को कितने पेज कंप्लीट होने चाहिए, और उस ब्लू प्रिंट से बिल्कुल मत हटो, उसको पीछे छोड़ने की कोशिश करते रहो, लेकिन उससे पीछे मत हो जाओ। आपको उस ब्लू प्रिंट से आगे ही रहना है। यही है टॉपर बनने का सबसे पहला नुस्खा। ओके, दूसरी बात आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, हमारे अक्सर बच्चों का क्या होता है कि आधा साल तो इसमें निकल जाता है बुक जमा करते करते। पहला साल शुरू होता है, जब साल की शुरुआत में उनको उनकी क्लास का टॉपर बता देता है कि मैं तो भैया इस बुक में से पढ़ूंगा। वो बुक लेकर आते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, हफ्ता 10 दिन पढ़ते हैं। 10 दिन बाद वो नेट पर एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें बताता है कि इस क्लास की इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक बेहतर है। उनको लगता है कि यार ये तो मैं फालतू बुक पढ़ रहा हूँ, उस टॉपर ने तो ये बताया था। वो 10 दिन बाद उस बुक को छोड़ के दूसरी बुक ले आते हैं, फिर वहाँ से उसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो क्या हुआ, वो जो 10 दिन की उनकी पढ़ाई थी वो गई खड्डे में। अब वो एक नई बुक उठाएंगे, एक नए सिरे से उनका दिमाग काम करेगा नए तरीके से, क्योंकि हर बुक का स्टाइल जो होता है वो अलग होता है समझाने का। तो वो उनको अब एक नई उसमें फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि अब किस तरह समझाए। फिर होता है कि 10 दिन बाद उनको लगता है कि यार इस बुक की स्टाइल तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत हार्ड लैंग्वेज है, ये मुझसे होगा नहीं। तो फिर किसी से पूछने अगर कोई आसान बुक है, तो फिर 10 दिन बाद वो बुक भी छोड़ देते हैं और तीसरी बुक ले आते हैं जो आसान लैंग्वेज में हो। तीसरी बुक जब शुरू करते हैं तो उनको थोड़े दिन बाद लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन इसमें कवरेज उतना नहीं हो पाएगा, इतना आसान तो पेपर में पूछेगा नहीं, इससे ज़्यादा हार्ड पूछेगा। तो फिर वो बुक भी छोड़ देते हैं, फिर पहली बुक पे चले आते हैं जो एकदम शुरुआत में उन्होंने ली थी, लेकिन वो तब तक उस टाइम पे जो पढ़ा था वो सब भूल चुके होते हैं। तो ये गलती करना ही नहीं है आपको। आप एक भी बुक जो भी चूज़ कर लो, गलत सही कोई बुक ख़राब नहीं है, सब बुक कुछ ना कुछ काम की होती है, लेकिन आपको उस पर टिके रहना है। और एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा बुक लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स किसी बुक में अच्छे से कवर नहीं होते हैं, उन टॉपिक को आप किसी दूसरी जगह से देख लो, लेकिन आपकी बेस बुक जो होनी चाहिए ना वो एक ही होनी चाहिए। आप 4 बुक में से पढ़ के चाहते हो कि मैं 4 बुक में से सब मैंने पॉइंट निकाल के कर लूँ, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो ये चीज़ ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट में इतना ध्यान लगाओ कि 4 बुक से एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो। आपको टॉपिक उठाना है, ये टॉपिक इस बुक में अच्छा दिया उसमें से पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक है इस बुक में अच्छा नहीं दिया कहीं और अच्छा दिया उसमें से पढ़ लिया। लेकिन एक टॉपिक के लिए आपके पास एक ही सोर्स होना चाहिए। मल्टीपल सोर्सेस करने का कोई मतलब नहीं है, मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। जो अगला पॉइंट है कि आप सोर्सेस मत बढ़ाओ, रिवीजन बढ़ाओ। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, 10 बुक को एक बार पढ़ने से बहुत अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। ये चीज़ आपको करनी है कि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। इतना रिवीजन होना चाहिए, इतना रिवीजन होना चाहिए कि रात के 12 या 1 बजे 2 बजे जब भी आप सो रहे हो, उसमें से भी नींद में से कोई उठा के आपको पूछ दे कि ये पैराग्राफ बताओ, तो आपको याद रहना चाहिए उस बुक में से। तो आपको एक बुक मास्टर करनी है हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मास्टर करने का मतलब क्या होता है कि इतनी बार पढ़ो कि पूरी बुक आपको याद हो जाए और समझ के साथ याद हो जाए। रटने वाला रिवीजन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं कि आप रट लिया और समझ रहे कि मैं मास्टर हो गया। मास्टर ऐसे नहीं होते हैं, आपको समझ के साथ याद करना है, ठीक है। तो एक और उसमें इंग्लिश में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा माहिर, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होना, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी
माहिरियत रखना, लेकिन किसी चीज़ का परफेक्ट माहिर ना होना। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो आपको ये बिल्कुल नहीं बनना है, ये मीडियोकर रिजल्ट देगा। मीडियोकर रिजल्ट कहते हैं एक मामूली काम आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक्सीलेंस का अपोजिट है मीडियोकर, यानी आपने ठीक ठाक काम कर दिया, बस नॉर्मल से काम कर दिया। ये नॉर्मल सा काम जो होता है ना, चलेगा वाला, कि हाँ यार ये भी चल जाएगा, ये चल जाएगा वाला एटीट्यूड आपको यहाँ से छोड़ देना है। चल जाएगा होना ही नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में, कोई चीज़ चल नहीं जाएगी। आपको बिल्कुल मास्टर, एब्सोल्यूट मास्टर करना है अपने आप को, कि आप उस चीज़ के एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाएं। अगर आप बायोलॉजी के लिए एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी इतनी हार्ड पढ़ना है आपको कि आपका जो टीचर है ना, वो साल का ख़त्म होते तो आप अपने टीचर को पीछे छोड़ दें। ये टारगेट होना चाहिए, और ये पॉसिबल है, क्योंकि जब तक आपका एम ऊंचा नहीं होगा तब तक आप ऊंचा पहुंचोगे नहीं। आप पहले से हार मान लेते हो, तो या तो हार मान लो या तो जीतने की ठान लो। ये आप लोगों को याद रखना है कि या तो आप लेकिन हार नहीं मानना है। अगर आप जीतने की नहीं ठानेंगे तो हार मान लेंगे, लेकिन आपको जीतने की ठानना है और हार नहीं मानना है। तो ये हुआ। और एक और पॉइंट आता है किस तरह से कि साल का जब ख़त्म हो, एग्ज़ाम से पहले जो होता है, तो आपको मॉक टेस्ट करने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये खास तौर से उसमें काम आते हैं जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, MCQs आते हैं, तो आपका पेपर है, पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं बुक में से, तो आपको पेपर से पहले 1000 क्वेश्चन करके जाने हैं। और वो एग्ज़ाम की सेटिंग में, जैसे एग्ज़ाम अगर 3 घंटे का है तो आपको 3 घंटा एक आइसोलेशन में कहीं सेपरेट जगह बैठना है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल पेपर की टाइमिंग के हिसाब से शुरू करना है, पेपर की टाइमिंग पे ख़त्म करना है। उसी माहौल में जब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो आपकी स्पीड भी बराबर रहेगी, आपको कितनी देर में क्या करना है वो भी अंदाज़ा हो जाएगा, और एक एग्ज़ाम का फील भी आ जाएगा। तो जब एग्ज़ाम के दिन आप जब बैठोगे ना, तो वो एक अजनबियत नहीं रहेगी कि ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि फिर वो 10-15 मिनट तो समझने में लग जाते हैं कि किस तरह से करना है, कितना टाइम किस क्वेश्चन को देना है। तो ये सब चीज़ उसी जो एग्ज़ाम का आपका पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आप 10 टेस्ट कम से कम उस चीज़ के लगा के जाओ, तो एग्ज़ाम के दिन आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रहेगा। ये हुआ। अब मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊँगा कि किस तरह से पढ़ाई आसान करें। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद करता हूँ, पैराग्राफ है लंबा। तो ये है एक पैराग्राफ, ये 11th की बायोलॉजी की नीट की जो बुक है, अपना NCERT की जो बुक है उसमें से लिया हुआ है, 2nd चैप्टर में से। तो ये पैराग्राफ मैं आपको पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इसका बताता हूँ कि इसका जो टेक्निक है इसको याद करने की वो क्या है। तो पैराग्राफ ये है कि इन रिलायंस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम्स वेयर was developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic and non-photosynthetic organisms. Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. यह है इंग्लिश का पैसेज या एक पैराग्राफ। इसका उर्दू जो एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है, लिनाइस जो था एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत से प्लांट्स और उस एनिमल्स के नाम भी दिए हैं, और उसने क्लासिफिकेशन का सिस्टम बनाया था। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं तो उसने उनको 2 चीज़ों में बांट दिया, या तो वो हैवान है या तो नबातात हैं, यानी पेड़ पौधे और जानवर। उसने सिंपली सब चीज़ों को 2 सिस्टम में बांट दिया। लेकिन जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती गई, साइंस की मालूमात आगे बढ़ती गई, तो ये समझ में आया कि हर चीज़ जानदार हैवान और नबातात में ही नहीं आएगी। हैवानात और नबातात के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक वो उस ज़माने की सोच के हिसाब से ठीक था कि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हैवान हो गए तो नबातात होंगे। लेकिन बाद में ये पता चला कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स भी एक टाइप होती है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी फोटोसिंथेटिक वो जो अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी से बना लेते हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो अपनी ग़िज़ा सूरज की रोशनी से नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स जो थे बाद में जो डिस्कवर होते गए, ये लिनाइस की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें कहीं फिट नहीं होते थे। तो धीरे धीरे ये लोगों को समझ में आ गया कि वो जो लिनाइस ने जो क्लासिफिकेशन दी है वो इनएडिक्वेट है, ना काफ़ी है। ये कुल इसका खुलासा है। अब ये पैराग्राफ मैं आपको कहूँ कि आप इसको याद करो तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, आप इसको याद रखना बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या होता है, बहुत से लोग इसको रटते बैठेंगे जिसमें बहुत टाइम लगेगा और कुछ फ़ायदा नहीं। इसका तरीका ये होता है कि कीवर्ड्स जो होते हैं, हर पैराग्राफ के या हर जुमले के कुछ कीवर्ड होते हैं, उनको आपको अंडरलाइन करना है। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये पहला जुमला है कि इन लिनाइस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटे एंड एनिमलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड
दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। यानी लिनोइस के टाइम में दो किंगडम बनाए गए क्लासिफिकेशन के लिए, और जिसमें तमाम नबातात और हैवानात को रखा गया। इस जुमले में आप देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपको इतना ही याद रखना है इसमें से। ये है आपका कीवर्ड, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे। टू किंगडम सिस्टम, इसको मैं बोल्ड करता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ, ताकि अगली बार जब आप पढ़ने बैठें तो ये आसानी से आ जाए। इसके बाद की लाइन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा डिड नॉट डिस्टिंग्विश। मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि इसको फ़ायदा किस तरह से होगा। आपको इसको बोल्ड कर लिया और अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद है आपका होगा कि तीसरी लाइन में जो होगा कि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो थे इसमें डिड नॉट फॉल इनटू, ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। इसको बोल्ड कर लेते हैं और अंडरलाइन कर लेते हैं। और फिर आखिरी लाइन है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो है वो है इनएडिक्वेट। इसको बोल्ड कर लिया और इसको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अब ये आपको पैराग्राफ एक बार फिर से देखिए। अब ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ था, अब आपको कितना आसान लग रहा है। इसमें अगर आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है, टू किंगडम सिस्टम, डिड नॉट डिस्टिंग्विश, और ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी, और इनएडिक्वेट, ये 4 कीवर्ड आपने याद रख लिए तो आपका पूरा पैराग्राफ याद हो गया। आपको पहला कीवर्ड याद आएगा टू किंगडम सिस्टम। इससे आपको डायरेक्ट वो चीज़ याद आ जाएगी। क्या याद आ जाएगी कि लिनोइस ने प्रपोज किया था, लिनोइस का सिस्टम था ये टू किंगडम सिस्टम, जिसमें अब टू किंगडम सिस्टम आपको क्लियर समझेगा कि टू सिस्टम कौन से थे, एक तो प्लांट था और एक एनिमल्स थे। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है डिड नॉट डिस्टिंग्विश, यानी इसने फ़र्क नहीं किया। अब किन चीज़ों में फ़र्क नहीं किया वो भी आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा कि हाँ, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं किया। ये चीज़ आपको याद ऑटोमेटिक आएंगी जब इसको 3-4 बार पढ़ लोगे। याद आपको सिर्फ रखना है डिड नॉट डिस्टिंग्विश को। ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट आप याद रखोगे कि ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। तो आपको याद आएगा कि हाँ यार, लेकिन ये क्लासिफिकेशन करने की वजह से क्या हुआ कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो थे वो दोनों कैटेगरी में फिट नहीं होते थे। और इसका नेचुरल रिजल्ट क्या होगा कि चौथा पॉइंट आपका ये है इनएडिक्वेट। फिर आपको याद आ जाएगा कि इनएडिक्वेट क्या चीज़ है। इनएडिक्वेट जो थी वो जो टू किंगडम सिस्टम था वो इनएडिक्वेट था, ना काफ़ी था। तो आपने देखा, अब ये पूरा पैराग्राफ का आपको याद है। सिर्फ 4 आपको कीवर्ड या ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स याद करना है और उसमें आपको पूरा पैराग्राफ याद हो गया। ये है आपका कीवर्ड याद करना। इस कीवर्ड के बारे में मैं आपको आगे भी और लेक्चर्स दूंगा, किस तरह से कीवर्ड मतलब आप गलत कीवर्ड अगर बना लोगे तो नहीं याद कर पाओगे। आपको कीवर्ड सही चूज़ करना है जुमलों में। तो ये आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, अगर किसी आपको सब्जेक्ट की तैयारी में कीवर्ड में परेशानी हो रही है तो आप पूछ भी सकते हैं, और मैं आगे भी इसको आपको लेक्चर दूंगा। तो ये हुआ कीवर्ड। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग क्या है? नोट मेकिंग इसी टॉपिक पे हम लेंगे, जो ऊपर आपको पैराग्राफ दिया है इसी पे नोट मेकिंग लेंगे। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि आपको एक बड़े पैराग्राफ को कुछ जुमलों में या कुछ वर्ड्स में ख़त्म कर देना है, ताकि जब एग्जाम से पहले आप एक दिन पहले बैठेंगे तो अब वो एग्जाम से पहले अगर आप एक दिन बैठोगे और 500 पेज की बुक देखोगे तो आपको पढ़ने का मूड ही नहीं होगा, क्योंकि ना आप उसको 500 पेज को रिवाइज कर पाओगे और वो देख के ही डर जाओगे। तो वो चीज़ नहीं होना है। आपको 500 पेज की बुक को 50 पेज में ख़त्म कर देना है। 50 पेज की एक नोटबुक बनाना है जिसमें शॉर्ट नोट्स होंगे जो पूरे मेन टॉपिक को कवर कर लेगा, लेकिन एकदम शॉर्ट में। ठीक है, तो अब इसमें से जो एक लंबा पैराग्राफ था, आप इसको देख रहे हैं, मैंने इसको सिर्फ 4 लाइन में समेट दिया है। किस तरह से आप नोट करेंगे कि टू किंगडम सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लिया प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिनोइस, ये आपके दिमाग में आ गया। एग्जाम से पहले आपने एक बार देख लिया एकदम पेपर देने से पहले कि लिनोइस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम प्लांट और एनिमल का। उसके बाद अगला लाइन है नो डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन ईपी, यूएम और पीएन। अब ये ईपी, यूएम और पीएन ये शॉर्ट है किसके लिए? ईपी यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, यूएम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, पीएन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। ईपी, यूएम, पीएन, इसको आपने याद कर लिया था आसानी से। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स लेफ्ट आउट। इससे आपको याद आ जाएगा कि बहुत से ऑर्गेनिज्म छूट गए जो दोनों सिस्टम में, दोनों किंगडम में नहीं आ पा रहे थे। चौथा पॉइंट मैंने लिख लिया कि फाउंड इनएडिक्वेट। इससे आपको याद आ जाएगा कि जो लिनोइस ने जो सिस्टम दिया था वो ना काफ़ी था, इनएडिक्वेट था। तो देखो, अब ये जो बड़ा पैराग्राफ था इसको आपने 2 तरीके से, एक तो कीवर्ड और एक शॉर्ट नोट्स, इसमें कितनी आसानी से कितने छोटे में समेट दिया। अब ये एग्जाम से अगर एक दिन पहले आप ये पढ़ लेते हो तो बताओ, इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये आप ये चीज़ नहीं करते हो साल भर,
तो ये एग्ज़ाम के दिन आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और पूरा साल का पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है। और तीसरा एक पॉइंट आता है मेमोरी टेक्निक्स। तो बहुत सी चीज़ें हमको याद करनी ही पड़ती हैं, हर चीज़ आपको समझना नहीं है, समझने की तो कोशिश करना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें साइंस की में ख़ास तौर से याद करने वाली ही होती हैं, उनको आप सिर्फ समझ के नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत सी टेक्निक होती है, इस पर भी मैं आपको आगे चल के लेक्चर दूंगा कि किस तरह से जो मेमोरी टेक्निक है उसको अपने आप को इस्तेमाल करना है। उसमें बहुत सी टेक्निक है, जैसे मेमोरी पैलेस टेक्निक है, जर्नी मेथड है और निमोनिक्स होते हैं। तो उनको किस तरह से इस्तेमाल करना मैं आगे पूरा लेक्चर इस पर रखूँगा। लेकिन अभी मैं एक आपको इसमें शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये चीज़ जो है मैंने जब मैं क्लासेस में था तो मैंने ये चीज़ याद की थी और आज तक वो चीज़ मेरे को याद है। ये है पीरियोडिक टेबल। इसमें मुझको उस ज़माने में 30 जो एलिमेंट होते हैं पहले, वो मैंने याद कर लिए थे। किस तरह से वो मुझको आज भी याद है, आप कभी पूछ सकते हो। उसका एक मैंने शॉर्ट वो बना लिया था, जिसको जो एक राइमिंग के तौर पे मेरे को याद हो गया था पूरा। वो कैसे मैं आपको सुना देता हूँ। हे लिबेब कनौफ नीना मगलसी पस्कर काका सटी वकर मनफी कूनी सूजन। हे लिबेब कनौफ नीना मगलसी पस्कलर काका सटी वकर मनफी कूनी सूजन। ये पूरा मैंने मिला के बना लिया है। अब इसमें अलग अलग कर सकते हो। हे का मतलब ह हाइड्रोजन, हे हेलियम, ली लिथियम, बी बेरिलियम, लिबेब का बेब हो गया तो बी और बेरिलियम और ब बोरॉन। फिर कनॉफ यानी CNOF कनॉफ, सी का कार्बन, एन का नाइट्रोजन, ओ का ऑक्सीजन और एफ का मैं फ्लोरीन है शायद, मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात होगी। फिर कनॉफ नीना, नीना का नी का नियोन और ना यानी सोडियम। फिर मगलसी, मगलसी मैग मग अल सी मग मैग्नीशियम, अल एल्यूमिनियम, सी सिलिकॉन। पस्कलर प स कल अर, प का फास्फोरस, एस का सल्फर, कल का क्लोरीन और अर का शायद आर्गॉन था, ये भी मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आर्गॉन होना चाहिए। फिर कका, कका के का पोटेशियम, का कैल्शियम। सटी स का ये भी भूल रहा हूँ, टी का ये भी मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात हो गई है लेकिन वो शॉर्ट मेरे को याद है। फिर वकर वी का भी भूल रहा हूँ, कर का क्रोमियम, मनफी मन मैंगनीज, फी फिरस यानी आयरन, सूजन, सूजन को सीयू कॉपर और जन जिंक। सैटी वकर मनफी कोनी सूजन, कोनी का कॉपर, नी का कोनी में नी का निकल, सूजन में कॉपर और पहला जो कॉपर था वो कोबाल्ट था, फिर निकल, कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। तो हे लिबेब कोनोफनीना मगलसी पस्कलर कका सटी वकर मनफी कोनी सूजन। इस तरह से मैंने 30 को याद कर लेते हैं और मैं आज भी याद है, कुछ मैंने भूल गया बीच में लेकिन क्योंकि वो बहुत पुरानी बात हो गई है। तो ये होती है मेमोरी टेक्निक। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो बहुत मुश्किल चीज़ें भी याद हो जाती हैं। हर चीज़ की टेक्निक होती है, कोई भी चीज़ आप ये मत सोचो कि इसको मैं कैसे बना पाऊँगा, आप बना लोगे, हर चीज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर हमारा कि हाउ टू बी अ टॉपर। इसमें से बहुत सी, इसके और भी बहुत से पहलू हैं टॉपर होने के। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज ली हैं, आगे भी जो चीज़ें और आपको सजेशन डालोगे या मेरे दिमाग में आएंगी उसको लेकर मैं अलग से लेक्चर बनाते रहूँगा। लेकिन ये चीज़ों को आपको अपने पढ़ाई में आज से लाना है। एक तो टाइम टेबल बना लो, दूसरा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो भी काम नहीं होगा क्योंकि दूसरा आदमी भी उतना हार्ड वर्क कर रहा है। स्मार्ट वर्क क्या है, यही जो मैंने कीवर्ड और नोट मेकिंग वगैरह बताई कि वो बंदा जो एक जिसको पूरा पैराग्राफ याद करना है अगर कह दो तो वो 10 बार पढ़ेगा और याद करेगा। लेकिन आप क्या करोगे, उसके कीवर्ड लोगे और नोट मेकिंग कर लोगे, आपको एक बार में याद हो जाएगा और एग्जाम के दिन रिवाइज करने में भी आसानी हो जाएगी। जबकि वो बंदा एग्जाम के दिन जब फिर रिवाइज करने बैठेगा तो उसको 500 पेज की बुक फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और जैसा आपका फीडबैक रहेगा उसी हिसाब से आगे भी इंशाल्लाह इस लेक्चर को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आप सजेशन भी दीजिए कि आगे किस टॉपिक पे आप लेक्चर देखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।